अगर मुझे पहले पता होता कि आई कैन स्टार्ट अर्लियर दिस, कॉलेज की पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है अंजलि? जिससे सर मुझे ये पता चल जाता था कि अभी मुझे कौन से सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर आपने कुछ दिन पढ़ना बंद कर दिया था, ऐसा भी कुछ था, फिर आपकी डांट लगाई थी। डर तो सबको लगता है एग्जाम के पहले, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो ऑब्वियस है वो डर लगता है। ये पता था कि मुझे पढ़ना है, बट ये नहीं पता था उससे किस स्टैंडर्ड वे में मुझे पढ़ाई करनी है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स कि कैसे हमको हमारी स्ट्रैटेजी खुद डिजाइन करनी होती है। आप इमेजिन करो कि आपके सामने कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड ईयर में है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं हमारे अपने चैंपियन अंजलि जी। प्यार से हम इनको चैंपियन बुलाते हैं बहुत महीनों से। एंड हमारे चैंपियन ने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम आज क्लियर कर लिया है। अंजलि, प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड ऑडियंस को बताइए अपने एग्जाम की जर्नी के बारे में, कौन सा एग्जाम आपने क्लियर किया है उसके बारे में। Good evening, sir. Sir, this is Anjali Rai. Sir, I am from Mau. Sir, I have completed my BSc nursing course from the KGMU college, and sir, I just passed in October 2023. And sir, I have joined ANTRAP in the last few months ago with the rapid revision course. Afterwards, I was taken. Sir, you have provided me the access to कोर्स the बता दीजिए, कोर्स हटा दीजिए, डोंट डोंट टॉक अबाउट द कोर्स। आप तो बस ये बता दीजिए आपका रैंक क्या है। एन प्रेप डजंट मैटर, यू मैटर, योर सिलेक्शन मैटर्स। uh, कौन सा एग्जाम क्लियर किया आपने, uh, बताइए सबको। I've just cleared the RML exam, that is the nursing officer exam, and I have scored 84.25 in that exam. जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लोगों के मैंने रिजल्ट देखे हैं, 75 और 78 पर भी लोग सिलेक्ट हुए हैं। सो 84 इज अ इट्स अ मार्वलस स्कोर टू हैव। बहुत बहुत बधाई अंजलि। आप चलिए, अब इसके बाद हम सभी ऑडियंस वेट कर रही है आपको हिस्ट्री बताने के लिए कि कब आपने अपनी अ, तैयारी स्टार्ट करी और तब से लेके आप अब तक क्या क्या कर चुके हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। विल क्विकली टेक अनदर 1 मिनट 60 सेकेंड्स में आप फटाफट बताइए कि कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी थी, वहां से लेके आरएमएल तक का सफर। सर, कॉलेज में मैं इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। सर, वही 15 डेज प्रिपरेटरी लीव में मैं पढ़ाई करती थी। हाँ, कॉलेज के बाद मैं सीरियस हुई। मैंने पढ़ना शुरू किया, तैयारी करना शुरू किया। आई फेल्ड अ लॉट ऑफ एग्जाम, बट फिर भी कभी होपलेस नहीं हुई। अगेन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और अगेन एंड अगेन मैंने सारी चीजें करी, एंड फिर आज मैंने एक आर एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो सर, इट्स वाज अ गुड फीलिंग फॉर मी कि मतलब ठीक है, फेलियर तो आती रहती है लाइफ में, बट कभी उसे लेके नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, एंड दैट्स बहुत ऑल। बेहतरीन, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, लेट अस गेट बैक टू के कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है अंजलि? आपने 3 नॉर्सेट दिए हैं अब तक, आपने आरएमएल का एग्जाम दिया है, बीच में शायद कोई और एग्जाम भी दिया होगा। जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स अभी हो रहे हैं नर्सिंग में, आपको क्या लगता है कि बेसिक्स का क्लियर होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड अगर कोई इंसान कॉलेज में ढंग से पढ़ ले तो उसकी क्या हेल्प होगी तैयारी में या हेल्प नहीं होगी? सर, कॉलेज में बेसिक क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आप एक मतलब आगे की चीजों को आपको क्लियर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सर ये सेम चीज मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरी बेसिक क्लियर नहीं थी। कॉलेज में इतनी अच्छी मतलब पढ़ा तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से, बट वहाँ पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती थी। सर, बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपकी बेसिक मतलब आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप उसके ऊपर चीजें क्लियर नहीं कर सकते। तो सर, दैट तो इज अगर अगर इम्पोर्टेंट। जैसे एनप्रेप आपकी लाइफ में कॉलेज के बाद आया, अगर एनप्रेप लेटेस्ट से आपकी कॉलेज लाइफ में होता, सेकंड ईयर में होता, फर्स्ट ईयर में होता, तो डू यू थिंक कि वो एक सही डिसीजन होता कि लेट मी स्टार्ट हियर इटसेल्फ? कॉलेज के एग्जाम्स भी क्लियर होंगे एंड कॉम्पिटिटिव तैयारी भी अभी से ही स्टार्ट कर दूंगी, तो बाय द एंड ऑफ योर फोर्थ ईयर यू विल गेट सिलेक्टेड। क्या आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ फर्स्ट सेकंड ईयर से पढ़ रहे हैं अभी। ये सर, अगर मुझे पहले पता होता कि आई कैन स्टार्ट अर्लियर दिस, तो सर मैं सच्ची में सर मैं सेकेंड ईयर से ले लेती। और सर अभी तक तो मेरा फोर्थ ईयर निकलते निकलते मेरे बहुत एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। बट सर वही है, लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल थिंग, कि
थोड़ी सी आपको पता अवेयरनेस, नहीं है चीजों के धीरे बारे धीरे में। अवेयरनेस आती है। जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो फर्स्ट ईयर से पढ़ने लग गए हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस नर्सिंग तक भी आएगी, या नर्सिंग में भी स्टूडेंट्स फिर फर्स्ट सेकंड ईयर तक से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो नेवर माइंड, हमारे पास अब एक अच्छा रिजल्ट है, तो दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताएं, जो हम एक और मिनट इसी पे बात करते हैं, बेसिक्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो फर्स्ट सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो आपको अल्टीमेटली नॉर्सेट में हेल्प कैसे करते हैं, या फिर आपको आरएमएल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प कैसे करते हैं? सर जब हमारे बेसिक ईयर्स होते हैं तो सर जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें बेसिक्स पढ़ाया जाता है, तो सर जब वो हमारे क्लियर होते हैं तो जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े उन बेसिक्स पे ब्रॉडर होते हैं। जैसे सर एनाटॉमी फिजियो की ले ले और सर एमएसएन की ले ले, तो अगर हमारी एनाट और फिजियो बहुत अच्छी है तो सर हम एमएसएन में सारी डिजीज क्लियर आउट होती जाएगी और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर एक इसीलिए एग्जाम्पल हमारी लेके बेसिक बताएं। क्लियर होना। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ना भोले स्टूडेंट्स लगते हैं मुझे नर्सिंग के। जब तक आप इनको एग्जैक्ट नहीं बताओ कि क्या क्वेश्चन आया था, तब तक नहीं मानेंगे। तो आप मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अपनी मेमोरी से शेयर करके बताओ, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। कि क्वेश्चन तो वो लग रहा था कि एमएसएन का है, अगर आपको नहीं आता होता फर्स्ट सेकेंड ईयर का तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा कुछ बताइए सबको। सर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था ज्वाइंट्स का। सर पूछा था कि हिप और शोल्डर में कौन से ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। सर बेसिकली ये तो हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि सर ज्वाइंट्स के बोन्स को क्लासिफाइड किया गया है एक्सिस और एपेंडिकुलर्स में। फिर सर हम्म। उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है सर, फिर उसके हम्म। बाद बताया गया है कि किस बोन के बीच में कौन से ज्वाइंट्स प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो सर वो क्वेश्चन जो था सर वो हमारा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था एज पर माय नॉलेज। बट बिल्कुल हाँ फर्स्ट ईयर ठीक का है है। सर, वो एमएसएन में हमें मस्कुलोस्केलेटल में पहले एनाट पढ़ाई जाती है, फिजियो पढ़ाई जाती है, तो वो एमएसएन का क्वेश्चन था बट इट वाज रिलेट्स टू एनाट एंड फिजियो ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो सर दैट वाज। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल। तो आई थिंक मेरे प्यारे भोले बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में से ही पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा अंजलि, अब आप मुझे बताओ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी सेशन थी, जो आपने शायद अटेंड भी किया था, दैट पहले हमें थ्योरी कंप्लीशन पे फोकस करना होता है, फिर हमें रिवीजन करना होता है, एंड रिवीजन के बाद हमारे एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजीज आते हैं। दिस इज ब्रॉडली हाउ यू स्ट्रैटेजाइज फॉर द एग्जाम। उस वाले सेशन से क्या काम आया, कैसे काम आया, कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? प्लीज श्योर, क्या स्ट्रैटेजी में आपने चेंजेस किए सर हमारे कॉलेज? वो वो सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था सर। एक्चुअली मुझे सर मैं लिटरली बताऊं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि प्रिपरेशन करते कैसे हैं। सर मतलब ये पता था कि मुझे पढ़ना है बट ये नहीं पता था उससे किस स्टैंडर्ड वे में मुझे पढ़ाई करनी है। मतलब सर एक होता है ना कि कोई चीज होती है उसका होता है कि ऐसे आपको ये चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है, बट सर मुझे ये पता था कि पढ़ाई करनी है बट ये नहीं पता था किस स्टेप पे करनी है। तो सर जब मैंने वो आपकी क्लासेस ली थी तो सर उसमें मुझे ये पता चला कि आई हैव टू मेंटेन दी ऑल द थिंग्स स्टेप वाइज। मतलब मुझे पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर सर मुझे अपनी थ्योरी को कंप्लीट होने के बाद मुझे क्वेश्चंस लगाने उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक को इतना मतलब मजबूत करना है कि ये मतलब एटलीस्ट जो चीजें उससे रिलेटेड है वो मेरी कभी गलत ना हो। फिर से आपने बोला क्वेश्चन बैंक यू हैव टू, मतलब बहुत क्लियर नहीं थे, मैं उसी के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करती थी फिर। और उसके बाद टेस्ट देना एंड ऑल। टेस्ट से मुझे पता चलता था कि मेरे कौन से सब्जेक्ट पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो सर दैट्स ऑल। मतलब सर ये सारी चीजें मुझे तब पता चली कि आई हैव टू मेंटेन दिस थिंग्स बाय स्टेप बाय स्टेप। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद जो हमने टेस्ट देने का तरीका डिस्कस किया था अंजलि, कि टेस्ट कैसे देते हैं, एक डिस्कस किया था हमने डिटेल में जो तरीका। एंड उसके बाद आपने नाश्ता टेस्ट दिया था। हाँ, वीकली टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने से पहले वो माइंडसेट होना चाहिए आपको, सुबह टाइम से एक टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट देना है। वो सारी जो स्ट्रैटेजी थी, क्या वो आपने इम्प्लीमेंट करी थी? क्या वो स्ट्रैटेजी आपके काम आई थी? बीच में मुझे याद है आके आपने
कुछ दिन पढ़ना बंद कर दिया था, ऐसा भी कुछ था, फिर आपकी डांट लगाई थी कि पढ़ना नहीं बंद करना है, उस वाले सिनारियो के बारे में कुछ बताएं। फिर बीच में मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। फिर एक्चुअली आई वाज क्वाइट बिजी इन सब। फिर मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन था, तो उसी में मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। बट फिर आपने जिस दिन डांटा, फिर मैंने उसी दिन टेस्ट दिया, और पिछले दो टेस्ट भी मैंने दिए। पहले मैंने हाँ। वो दो टेस्ट भी पिछले दिए, और फिर उस दिन का टेस्ट दिया, और फिर मैं थोड़ा उस दिन से टेस्ट देने लगी। तो फिर मतलब फिर टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एटलीस्ट आपको ये चीजें पता चलेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो बिल्कुल। फिर मुझे तो लगता है कि हर हर कोई को पढ़ाई तो ठीक है, थ्योरी आपको इतनी आती है, सबको आती है, लेकिन फिर टेस्ट देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन करोगे तो उससे आपकी चार टॉपिक क्लियर होगी। तो फिर इसीलिए मेरे ख्याल से टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देंगे तो आपकी एक एनालिसिस भी हो जाएगी, एंड यू गेट अ प्रॉपर एक्सेस टू कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, अब हम थोड़ा थ्योरी कंप्लीशन पे 1 मिनट डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। ठीक है। मेन तो 6 सब्जेक्ट्स ही हैं जो लोग पढ़ते हैं, उससे पहले का तो लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा, जो लोग 6 सब्जेक्ट्स पढ़ भी रहे हैं, एक तरीका मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स आते हैं कि आपका इतना परसेंट वीडियो कंप्लीशन होना चाहिए, फिर आपका मैजिक नोटबुक बनना चाहिए, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन बैंक पूरा हो जाना चाहिए, एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर आपके 70-75% से ज्यादा स्कोर आना चाहिए। क्या आपने ये फॉलो किया था? अगर हाँ किया था, तो बाकी स्टूडेंट्स कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं वो आप मुझे बताओ, या आपने कुछ और फॉलो किया था वो भी बता सकते हो। सर एक्चुअली मैंने तो ये फॉलो, मतलब सर वो चीज फॉलो की थी, बट फिर वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में मैं वही टेस्ट देती थी जो मेरे टॉपिक बहुत ही ज्यादा वीक थे। फिर जैसे मैंने आपको बोला था, एमएसएन मुझे बिल्कुल नहीं आती है, तो एमएसएन में जीआई वगैरह था मेरा, जो कि मैं मैक्सिमम उसके टेस्ट दिए थे। मैंने उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी, उसके बाद टेस्ट दिया था। बट हाँ सर, अगर बच्चों को ऐसे करना है तो उन्हें मतलब थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक देना चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए। और सर आपने बताया ही था कि इसको 70% एबव हो तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए। तो दे शुड फॉलो दैट थिंग्स, बिकॉज दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, अब इस पे बात करते हैं हम क्वेश्चन बैंक पर और टेस्ट सीरीज पर। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को अलग अलग यूज करने का तरीका है। क्या अलग तरीका है और क्या अलग यूज केस है दोनों का, आप मुझे बताइए। एक तरफ एनप्रेप पर आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसको आप किस तरीके से यूज करते हो। दूसरी तरफ आपको ये सारे टेस्ट मिलते हैं जहाँ पे नाश्ता टेस्ट सीरीज भी आती है, आपकी पीवाई क्यू टेस्ट सीरीज आती है, और लाइव टेस्ट भी आते हैं। इसको आप कैसे यूज करते हो, बताओ। सर टेस्ट सीरीज तो डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज में ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ओवरऑल सब्जेक्ट की एनालिसिस हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बैंक में सिर्फ टॉपिक वाइज चीजें होती है, तो फिर आप जो टॉपिक क्लियर करते जाओ, उसके क्वेश्चन करते जाओ, एंड फिर वो चीज आपकी टॉपिक एक साइड क्लियर हो जाएगी, और फिर टेस्ट सीरीज में आपकी ओवरऑल मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी सर। एंड टेस्ट सीरीज टेस्ट तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, एक पर डे देना चाहिए, क्योंकि अच्छा, सर जब आप क्वेश्चन तो बैंक देते हो, जब आप क्वेश्चन बैंक दे रहे थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दे रहे थे, तो आप उसको यूज कैसे करते थे? मतलब क्या आप उसको एक पूरा टॉपिक एक दिन में खत्म करते थे, एक पूरा सब्जेक्ट एक दिन में खत्म करते थे, या फिर इट वाज लार्जली जिस तरीके के आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को बस आप क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो? उसके बाद क्वेश्चन बैंक के रैशनल्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन जनरल? आपके ऊपर जितने भी रैशनल हैं, जितने भी सॉल्यूशन आते हैं, वो अच्छे हैं, खराब हैं? अगर अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, और उनका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो? ब्रॉडली ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो फिर टॉपिक वाइज मैं पहले अपनी टॉपिक कंप्लीट करती थी, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती थी। फिर और टॉपिक में भी मतलब पूरा एक जैसे से जीआई मैंने उठाया, तो पूरा जीआई पहले पढ़ती थी और उसके बाद क्वेश्चंस लगाती थी। तो फिर और जो उसके रेशनल्स थे वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि फिर एक रेशनल में मेरे चार ऑप्शंस क्लियर होते थे कि आंसर्स वाज दिस वन, तो क्यों, एंड और अदर ऑप्शन नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो सर रैशनल तो बहुत ज्यादा अच्छा था सर, एंड सर एज बस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम टेस्ट सीरीज पे आ जाते हैं।
टेस्ट के अंदर एक आपके पास PYQ टेस्ट सीरीज है, एक आपके पास डेली टेस्ट आते हैं, नाश्ता टेस्ट आते हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं एन प्रेप ऐप के ऊपर। इन सब को कैसे यूटिलाइज किया आपने, क्या क्रोनोलॉजी थी, क्या इंपॉर्टेंस है कौन से टेस्ट की, कैसे किया? सर टेस्ट सीरीज तो डेली आते थे, तो सर टेस्ट सीरीज तो मैं डेली देती थी। और सर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जैसे सर बच्चे बार बार ही कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन कि क्वेश्चन रिपीटेड आता है। तो सर आप सर मुझे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके ज्यादा गलत होते हैं एज कम्पेयर टू आप जो नई चीज करते हो वो नहीं गलत होती। क्योंकि सर मेरे साथ ये चीज होती थी, सर मेरे रिपीटेड क्वेश्चंस गलत होते थे बट जो नई चीजें आती थी वो मेरी सही हो जाती थी। तो मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो चीज फिर मेरे को रिवाइज हो जाती थी। तो सर टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छी थी। और सर नाश्ता तो उसकी तो बात ही अलग है सर। उसमें तो मतलब क्वेश्चन इतने अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के होते थे, तो सर लगता था कि हाँ अभी पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, अभी मुझे और मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। तो सर मतलब नाश्ता वाज एन सुपर वन सर। और टेस्ट सीरीज नॉरसेट तो सेम लगा अच्छी है ही आपको? सर। नॉरसेट 9 दिया आपने इतने सारे नाश्ता देने के बाद, नॉरसेट भी वैसा ही था? हाँ जी सर, नॉर्सेट भी वैसा ही था। फिर जो मेंस का एग्जाम दिया था सर वो तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही जैसे नाश्ता में ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस आते थे, वहां पे भी ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो सर था वो बट मेरे रॉन्ग ज्यादा हो गए तो। कोई बात नहीं, क्या उस सारी मेहनत की वजह से ही तो ये वाला सिलेक्शन मिला है ना, वो नहीं करते तो ये भी नहीं मिलता। मेहनत जरूरी है, ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत नहीं करनी है। नर्सिंग पढ़नी है अपने को अच्छे से, नर्सिंग हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या नॉरसेट और क्या नाश्ता और क्या RML और क्या KGMU सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो आपने एनप्रेप ऐप के ऊपर टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद रिजल्ट आ गया, नाश्ता का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे यूटिलाइज करते थे? सर जैसे नाश्ता का रिपोर्ट आता था तो सर उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रहती थी कि इस सब्जेक्ट में यू हैव दैट मच परसेंट, इस सब्जेक्ट में दैट मच परसेंट। तो सर प्लीज जैसे सर मुझे ये पता चल जाता था कि अभी मुझे कौन से सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो सर एक नाश्ता लेने के बाद से जैसे फर्स्ट मैंने दिया था तो सर उसमें मेरा एमएसएन बहुत वीक गया था। So that was only in the yellow zone and every subject was in a green zone. तो सर मैंने उसके बाद एमएसएन पे बहुत मेहनत करी सर। सर जब नाश्ता 2 दिया तो उसमें सर मेरा ओबीजी थोड़ा चला गया था एंड नॉन नर्सिंग थोड़ी सी मेरी चली गई थी। तो सर नॉन नर्सिंग तो ठीक है, वो तो जीके वगैरह मेरा गलत हुआ था तो मैंने उतना उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि मेन सब्जेक्ट वॉज द ओबीजी। तो फिर सर उसके बाद मैंने ओबीजी की सारी नोट्स रिकैप करी, रिवाइज करी एंड ऑल। तो सर मुझे हर नाश्ता लेने के बाद मेरे जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक थे उनके बारे में पता चला। तो नाश्ता बहुत ना, परफेक्ट। एक एक नाश्ता के बाद आपने ट्रैक करा अपना इम्प्रूवमेंट, MSN में अपना इम्प्रूवमेंट, OBG में अपना इम्प्रूवमेंट, वो होता हुआ देखा आपको बाय एवरी नाश्ता? यस सर। तो बहुत ये अच्छा। सर जैसे सर नाश्ता बन दिया उसके बाद नाश्ता 2 दिया तो एमएसएन वाज क्वाइट गुड, 89% मेरे आए थे। और ओबीजी मेरी खराब हो गई तो फिर मैंने ओबीजी पे मेहनत करी सर। फिर नेक्स्ट टेस्ट में ओबीजी सही हो गई तो सर सीएचएन मेरा चला गया और सर सीएचएन मुझे पसंद नहीं है एज ए सब्जेक्ट। तो फिर सर थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई बट फिर भी मैंने उस पर फोकस करा तो फिर वो भी मतलब सर हर नाश्ता में एक सब्जेक्ट मेरा इम्प्रूव हुआ। तो चलो सर बहुत दैट बढ़िया, वाज अ क्या गुड। बात। तो आपका रिपोर्ट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन था, उसमें आपने देखा कि एक टेस्ट, टेस्ट बाय टेस्ट आप ये देखते गए कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने हर एक सब्जेक्ट पर काम कर पाए और देख पाए उसको इम्प्रूव होते हुए। दैट इज हाउ नाश्ता वर्क फॉर यू। यस सर। इसके अलावा आप बता रहे हो कि नाश्ता का जो एग्जाम पैटर्न है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द नॉर्सेट एग्जाम एंड द अदर एग्जाम्स। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप उसको एनालाइज कैसे करते थे, व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ द एनालिसिस। आपने टेस्ट दे दिया, बाहर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपको इनकरेक्ट, करेक्ट और स्किप्ड ऑप्शंस मिलते हैं ऐप के अंदर। आप हाउ डू यू गो फॉरवर्ड विद इट? क्या आप सबसे पहले करेक्ट पर जाते थे, सारे के सारे देखते थे मेरा कौन सा करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, वो क्या करना होता है? इनकरेक्ट पे जाते थे, लाइक व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? फिर सबसे पहले मैं इनकरेक्ट्स देखती थी कि मेरे जो इनकरेक्ट्स हुए वो लिटरली हुए कौन से हैं। तो सर पहले मेरी एनालिसिस इनकरेक्ट क्वेश्चंस की रहती थी। फिर से
इनकरेक्ट क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद फिर मैं उन्हें एक से मतलब वो एक और तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं उसी दिन पढ़ती थी और उन्हें फाड़ के हटा देती थी उसी दिन उन सारी चीजों को रिकैप करके। तो फिर उस पे मैं नोट डाउन करती थी जो भी मेरे क्वेश्चन, फिर जो भी मेरी सिली मिस्टेक्स रहती थी वो सारी चीजें उस एक और पे पॉइंट वाइज एंड रेशनल के साथ सारी चीजें लिखती थी। आंसर जो स्किप किए होते थे वो फिर लिखती थी। आंसर जो करेक्ट रहते थे उनको भी एक बार एनालिसिस मतलब सर सब देख लेती थी कि मतलब हाँ ठीक है इसमें रेशनल्स क्या थे एंड ऑल। फिर उसके बाद वो जो भी मेरे क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे फिर उनको उसी दिन मैं उस ए फोर पे लिखी रहती थी और उसी दिन उनको रिवाइज करके कंप्लीट करके आंसर मतलब मगअप करके एक तरह से फिर उनको उसी दिन मतलब मैं डिस्ट्रॉय कर देती जब मुझे लगता था कि ये मेरे मतलब हो गया है पूरा प्रॉपर लर्न, तो मैं उस दिन उसे डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो फिर मैं ऐसे ही हर टेस्ट मतलब सर इवन टेस्ट भी मैं ऐसे ही एनालिसिस करती थी, तो सर ऐसे ही किया मैंने बस। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि नोटबुक की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इनफ है, सब कुछ दिमाग में समा जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। ये सर दिमाग जितना प्रिजर्व कर सकते हैं आई डोंट थिंक कि वो चीजें कॉपी एंड पेन पे से, क्योंकि मेरी मतलब मेरी स्ट्रेटेजी में सर नोट्स मेरे से दोबारा नहीं पढ़ा जाता। फिर अगर मैं रिवीजन भी करती हूँ तो एक बार ही नोट्स देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं मोस्टली वीडियो से ही रिवाइज करती हूँ। तो बहुत फिर अच्छे, थोड़ा बहुत सा है अच्छे। मेरा तो इस फिर इस इसीलिए इस मैं मोमेंट पे बस नोट मैं बाकी प्रिफर सब करती स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि देखो, जब भी मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ या आपको कोई भी टीचर कोई भी स्ट्रैटेजी बताता है, आप हमेशा याद रखो कि आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। दैट इज जस्ट हेल्प, दैट इज जस्ट गाइडिंग लाइट, जो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अच्छा ऐसे चीज करी जा सकती है। बट जैसे आप अंजलि को देख रहे हो, अंजलि, अब कोई भी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर नोट्स इन्वॉल्व होंगे वो अंजलि के लिए काम नहीं करेगी, बिकॉज अंजलि को पता है कि वो नोट्स से रिवाइज नहीं कर पाती है। सो ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी अंजलि, बहुत ही बेहतरीन। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स कि कैसे हमको हमारी स्ट्रैटेजी खुद डिजाइन करनी होती है। एंड कुडोज टू यू कि आप कर पाए उसको अच्छे से। अच्छा, इसके बाद व्हाट अबाउट द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करते थे। एग्जाम हॉल एंजाइटी होती है वहां पर, कुछ लोग बताते हैं कि उनको सर दर्द होने लग जाता है, कुछ लोग कुछ और बताते हैं। एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? सर एग्जाम हॉल वैसे एक्चुअली पहले तो मैंने टेस्ट कर लिए थे कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि ठीक है एनजाइटी एक अलग लेवल की और स्ट्रेस ठीक है वो नॉर्मल चीज है, वो सबको होती है। सर डर तो सबको लगता है एग्जाम के पहले, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो ऑब्वियस है वो डर लगना है। लेकिन मुझे डर से सिर्फ गेट तक ही लगता था, क्योंकि मैं अपने आप को इतना समझाती थी कि तुम्हें, क्योंकि सर वो अगर डर मैं अंदर लेके जाती तो फिर सर वो मेरे लिए एक स्ट्रेस होता और उसके वजह से मेरा पेपर भी शायद खराब हो सकता है। तो सर इसीलिए मैं मतलब अपने आप को सर मैं कंट्रोल कर लेती थी। मतलब बच्चे कहते हैं मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है, मैं पीसीएम लेके जाता हूँ एंड ऑल सर, तो ये सारी चीजें मेरी नहीं थी सर। मतलब और सर सेकंड चीज सर, जब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो ना तो सर हम्म। फिर वो चीजें होती है कि सर सर पापा मेरे एग्जाम हर एग्जाम दिलाने में है, तो सर पापा मुझे गेट पे समझाते थे ठीक है जैसा भी है डरना मत, अंदर जाओ, जो भी होगा वो तो भगवान के ऊपर है, रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, बट अपना बेस्ट करके आना। तो फिर मुझे बहुत ये ही लगता था ठीक है वो चीजें बाहर रखो और अंदर जाके फिर मैं वो चीज, फिर मैं सबसे पहले सीट पे बैठती थी और सर सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ सर। अभी भी मेरे ये जितने एग्जाम दिए सर सबसे पहले चीज मेरी यही होती थी सर, मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा बहुत ही पढ़ती हूँ। बेहतरीन। तो सर उसके बाद मैं बहुत रिलैक्स फील करती थी और बहुत रिलैक्स होके एग्जाम देती भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ। थी। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। ये एक नई स्ट्रैटेजी पता चली आज मुझे, बहुत अच्छे। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, देखो अगर ये काम कर रही है तो आप ये भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। जो भी इंसान के लिए काम कर रहा है आपको वो करना चाहिए। अच्छा अंजलि, अब लेट अस टॉक अबाउट फाइनल फ्यू मैसेजेस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे। जैसा आप पहले, हम कॉलेज, आप इमेजिन करो कि आपके सामने कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड ईयर में है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे
एंड किस तरीके से एनप्रेप उनको हेल्प कर सकता है ये एग्जाम्स को क्लियर करने में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फिर फर्स्ट या सेकेंड स्टूडेंट को सबसे पहले उनके बेसिक पे उनको ध्यान देना चाहिए। और फिर अगर मतलब वो फर्स्ट ईयर से बहुत सीरियस है एग्जाम्स के लिए, तो सर उन्हें एनप्रेप की क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सर वहाँ पे बेसिक से हर चीजें क्लियर की जाती है, तो उनकी बेसिक भी क्लियर हो जाएगी। और फिर उनके एग्जाम में उनके पीयूज में, जैसे सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं नॉन, तो सर उसमें उनके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये सारी क्लासेस। तो वो एंट्रेप को अगर फर्स्ट ईयर से दे कैन एफोर्ड एंड दे कैन मतलब दे कैन दे आर eagerly फॉर एनी एग्जाम, तो दे कैन ज्वाइन इट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। और एफोर्ड, फिर अच्छा एफोर्ड फर्स्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? एनप्रेप का जो कॉस्ट है दैट इज अबाउट 1,000 रुपीज अ मंथ फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। और कॉलेज की फीस क्या होती है? लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर ही होती है ट्वेंटी साल की। फाइव फिर मतलब मे बी 25,000। आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो। गवर्नमेंट कॉलेज तो पूरे देश में 200-300 गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। सो 1,000 रुपए पर मंथ काउंट्स लगभग 30-40 रुपए अ डे। क्या आपको लगता है कि 30-40 रुपए का मतलब है 2 से 3 चाय दिन की? क्या आपको लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट इंसान को करना चाहिए अपने फ्यूचर के ऊपर, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके? सो आई डोंट बिलीव कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। क्या आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू है? नो सर, अगर आप किसी चीज के लिए सीरियस हो तो मेरे ख्याल से तो वो चीजें फिर इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। यू कैन मैनेज, तो फिर गॉट इट। मतलब इंसान कर सकता है सर। 30-40 रुपए पर डे, आई कांट बिलीव कि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर के लिए अगर कोई सीरियस है तो वो 30 से 40 रुपए दिन के खर्च नहीं कर सकता। आई आई इट्स वेरी डुएबल। सेकंड पार्ट पर आते हैं। लेटेस्ट से कि कोई स्टूडेंट आपके सामने है, वो कहता है अंजलि दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा कॉलेज में, मैं तो सिर्फ बदमाशी कर रहा था, अब लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं सीरियस होना चाहता हूँ। तो उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे पढ़ सकते हैं? एंड अगेन एनप्रेप को वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कॉलेज के बाद? फिर मैंने भी नहीं पढ़ाई की थी सर, मैंने भी कॉलेज के बाद ही पढ़ाई की है। तो फिर ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो नहीं सकता है, कुछ करने की अगर आप सोच लो तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो अगर आपने अभी कॉलेज पास आउट किया है या कॉलेज फाइनल ईयर में हो, एग्जाम्स वगैरह आपके अभी हैं पेंडिंग में, तो आप अभी से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एनप्रेप पे हर चीजें अवेलेबल है विद द बेसिक विद द मतलब मोर स्पेसिफिक से फिर बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर में हर चीजें अवेलेबल है। तो अगर आप एनप्रेप से प्रिपरेशन करोगे तो सर दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि सर जैसे मैंने गोल्ड बैच की अभी क्लासेस थोड़ी देखना शुरू करी है, तो फिर मुझे अभी पता चल रहा है कि उसमें हर चीजें बहुत बेसिक से बहुत ब्रॉडर तक पढ़ाई गई है। तो फिर वो चीजें हैं कि आप अगर एंट्रेप चूज कर रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा आपको, क्योंकि फिर जो पूजा मैम ने एनाटॉमी फिजियो की वीडियो पढ़ाया है उसे पूरा 3D इमेजिनेशन एनिमेशन में पढ़ाया, तो सर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमें कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर आते थे पढ़ाने, एंड सर प्रोफेसर मतलब एक वो कोटा पूरा प्रोफेसर करने प्रोफेसर आते होते थे कि हाँ हम हैं। आए। ठीक है वो तो सर कमेंट कर, लेट्स नॉट कमेंट ऑन एनीवन। इंडिया का इन जनरल ही कॉलेज एजुकेशन सिस्टम खराब है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो हाँ लीगल सर वो कोई भी तो हो। है। इसीलिए तो एनप्रेप की जरूरत पड़ी, नहीं तो आई एम अ डॉक्टर, आई वुड हैव जॉइंड रेजिडेंसी, मैं अपना लाइफ में कुछ और कर रहा होता। जब हमने देखा कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास सच में कुछ है ही नहीं, एंड जो सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स हैं भी, वो भी बहुत मिस सेलिंग, और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन एनीवन एल्स ऑल्सो, कि बहुत जरूरत थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी में डिलीवर किया जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल अब आप अंजलि हो, अब आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, नाउ यू विल बी हैंडलिंग विद लाइव्स। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब आप एक हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे। एंड अगर आपके पास एम्यूनेशन ही नहीं है तो आप वॉर कैसे लड़ोगे? जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपकी कुछ भी चीज इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ये एक मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि जब आप ज्वाइन करो अपना हॉस्पिटल, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही एक होनहार नर्सिंग ऑफिसर बन के वहां जाओ। पुराने जमाने टाइप के सिस्टम में मत बह जाना। आप आज के नर्सिंग ऑफिसर हो, डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, उनकी जो हेल्प हो सके उनकी हेल्प करें, उनसे जो हेल्प ले सके उनसे हेल्प लें, एंड जस्ट वर्क फॉर द पेशेंट, दैट्स ऑल। सैलरी आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल में जब आप काम करते हो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, इतना थोड़ा सा काम मिलता है 6 घंटे का, तो कम से कम उन 6 घंटों में आप एक्चुअली पेशेंट केयर पे फोकस कर सकते हो।
मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टॉर्च बियरर्स हो हमारे मिशन के, जिस मिशन से हमने एनप्रेप स्टार्ट किया था। एंड जैसे जैसे एनप्रेप के स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम एक नया नर्सिंग देखेंगे इंडिया के अंदर, एक ऐसा नर्सिंग जो कि वर्ल्ड लेवल का होगा। दैट इज द बेसिक विजन जिससे हमने स्टार्ट किया है, एंड वो अंजलि जैसे लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं है पूरा करना। सो थैंक यू सो मच अंजलि, दैट वाज रियली हेल्पफुल। सर पापा है, बात करा दूं? बिल्कुल बिल्कुल, पापा जी से बात कराइए। सर कैमरे को गेमिंग यहीं तो रहने तो, पापा को ले। ओके हाँ सर। हाँ, टेक 5 मिनट्स। अंकल जी प्रणाम। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या हाल चाल है। बहुत अच्छे। अंजलि आप भी आइए, आप कहाँ रह गए? जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तो बधाई। क्या, आपका सपोर्ट है पूरा का पूरा। बस ये हाँ जानना चाहता हूँ कि अभी नॉर्सेट का रिजल्ट आया था। हाँ, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है आप आपका। उस समय थोड़ी मायूसी थी, लेकिन बोला बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, अगली बार हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम तो जानते ही हैं, आप तो हमसे ज्यादा जानते होंगे कितना अच्छा से पढ़ती हैं ये। 170 से ज्यादा जी टेस्ट जी दी हैं ये, 170 मॉक टेस्ट दी हैं जी। मेन टेस्ट से पहले। तो आखिर कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? बिल्कुल होगा, और वही हुआ। जिस दिन नॉर्सेट का रिजल्ट आया था उस दिन भी हमारी यही बात हुई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। नॉर्सेट में नहीं हो रहा, कहीं और हो जाएगा, सिलेक्शन तो तुम्हारा होना ही होना है। नर्सिंग का कैसे आइडिया आया अंकल जी आपको, नर्सिंग कराएंगे? नर्सिंग सर ऐसा है कि हमारे पूरे फैमिली में सारे लोग मेडिकल से ही, अधिक से अधिक लोग जी मेडिकल से ही जुड़े हैं पहले से। जी चाहे मैं हुआ, चाहे मेरी पत्नी माने इसकी मम्मी, जी। सारे लोग मेडिकल से हैं। और अच्छा। उसी, हाँ, इसकी मम्मी भी उसी कॉलेज से पढ़ी थी। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज केजीएमयू तक हुआ करता था, जी। अब तो केजीएमसी हो गया हो। हाँ जी। तो उसी कॉलेज में इसका भी सिलेक्शन हुआ था। जी। बट और वो आपने? स्टाफ, हाँ हाँ जी हाँ। जी, वो बट स्टाफ वो, नर्स की ट्रेनिंग की थी, और ये नर्सिंग की थी। कॉलेज से पढ़े तो अच्छा हाँ, हुआ, दोनों लोग पढ़े, दोनों लोग जॉब में हैं आज। अब तो 2 साल और रिटायरमेंट है मम्मी का इसके। तो बस तो अब बिटिया जी स्टार्ट हो जाएंगी अब। चक्का हाँ, चक्का बिटिया स्टाफ। चलता रहेगा। परिवार में जी जी। सरकारी नौकरी बनी रहनी चाहिए। हाँ, जी 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 बहुत ही बेहतरीन। जी। बाकी कैसे देखा आपने, पढ़ती लिखती कैसे थी, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करी, क्या लगता है आपको, कैसी दिनचर्या रहती थी? बहुत बहुत पढ़ाई में दिनों ये जो है बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसे? अब कैसे इन लोगों का एक रूम अलग हमने दे दिया है। हम्म। ये भाई बहन है 2 लोग, तो नीट का प्रिपेयर कर रहा है इस समय, छोटा है जी। इससे। हम्म। और बाकी तो अपना पढ़ी लिखी थी, तो हमने कहा भाई एक कमरा तुम लोग ले लो हमसे, एकांत में सारी व्यवस्था देते हैं, और उसी हम्म। कमरे में आप अधिक से अधिक पढ़ाई में मन लगाओ। तो जी। कैसे कैसे करती थी, कितना घंटा पढ़ती थी दिन में, क्या लगता है आपको? आपसे छुप छुप के पढ़ती थी, आपके सामने पढ़ती थी? नहीं, गेट खुला रहता था तो आते जाते तो हम लोग देख ही लेते थे। क्या देखते थे, कितना, कैसी दिनचर्या रहती थी, सुबह से शाम तक बताओ, कितना घंटा पढ़ती थी? अब सुबह से शाम तक तो मुझे लगता है कि बहुत काफी पढ़ती थी, और काफी आप पढ़ाते भी थे, काफी मेहनत आपने किया, तो भाई इसलिए तो। हम तो मेहनत सबके साथ करते हैं, भाई, ये ऐसे ऐसे चंद स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते थे। ये दोनों बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो भी पढ़ता है 2-2 बजे रात तक। अच्छा, बहन जी, से ही सीख भाई। रहा है? बहन से हाँ जी सीख रहा है, जी, घर में ही दिख रहा है कि बड़ी बहन इतनी मेहनत कर रही है, मुझे भी करनी पड़ेगी। करनी बहुत पड़ेगी, करनी बेहतरीन। पड़ेगी। रिजल्ट कब आया ऐसे था, ही। आपने रिजल्ट देखा था तो क्या रिएक्शन था आपका? अब रिजल्ट देखने के बाद एक माता पिता का जो रिएक्शन होना चाहिए वैसा हुआ, भाई खुशियां हुई। ठीक है, एक बार में ऐसे खुशी यकीन हो गया कि यही रिजल्ट है, बार बार तो चेक नहीं किया? नहीं नहीं। एक बार में समझ आ गया? हाँ, एक बार तो असल में इसका रिजल्ट तो मैं हमेशा देखता हूँ, जब आता था, हम्म। चाहे प्री का चाहे मेंस का, तो वो एम्स वाला तो दोनों प्री क्रॉस कर जाती थी, लेकिन दोनों बार मेंस में फंसी। हम्म। तो बार बार मैं सब देखता हूँ, अपने मोबाइल में से मंगवाता हूँ पीडीएफ, सब देखता रहता हूँ, कौन बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, कौन कहाँ तक का है। मेरी आदत में है, समय देता हूँ उसमें, देखता रहता हूँ। बहुत बेहतरीन अंकल जी, आपने काफी अच्छे से संवारा है पूरी तैयारी को, साथ में बिटिया रानी के। अगर कोई जी जी। अब आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि अपने बच्चों का ऐसे सरकारी नौकरी में साथ, तैयारी में साथ किस तरीके से दिया किया किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए माँ बाप को? अब सर, हमें तो लगता है कि हर माँ बाप को पहले तो अपने बच्चे को, बाकी में पढ़ ठीक है। रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जी। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत लोग होंगे ऐसे जो बुक्स खोल के या मोबाइल खोल के कुछ दूसरे उसमें रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना, एक अच्छे बच्चे की या अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसकी, बिल्कुल। आप अगर पढ़ाई में लगे हैं तो पढ़ाई करिए, निश्चित है कि
सफलता तो मुझे लगता है कि हासिल हो ही जाएगी, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन हो जाएगी। आप कोशिश तो करिए। माँ बाप को क्या करना चाहिए इस चीज के अंदर? उत्साहवर्धन करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और कुछ? हम जी जी, देखना चाहिए, हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इसके बच्चे को अलावा उसके, हाँ, उसके टेबल पे ही हम चाय भिजवाएं, हम ला के बहुत ही दें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत जी जी जी। बेहतरीन। इसी का नतीजा है कि हमने 2 हफ्ते में फर्क देख लिया। अभी पहले हफ्ते जी अक्टूबर में रिजल्ट आया था नॉर्सेट का, और उसके बाद अब जी आरएमएल का रिजल्ट आया है। दोनों में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा जी अच्छे केयर गिवर्स का, अच्छे गार्जियंस का, अच्छे पेरेंट्स का क्या रोल होता है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अंकल आपको। आपके जैसे ही पेरेंट्स हैं कि अंजलि जैसे टॉपर्स मिलते रहते हैं, अंजलि जैसे अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट होते रहते हैं, बिकॉज आप जैसे पेरेंट्स हैं जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं स्टूडेंट्स से। बहुत बहुत खड़े रहते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, एंड बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत